जय हिंद। इतिहास जैसे कठिन विषय में हमें क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा रहता है। ऐसी स्थिति में हम इतिहास को थोड़ा सा कंप्रेस्ड करने की कोशिश किए हैं और उन विशेष टॉपिक को जो 10-12 वर्ष के लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर है उसके बेस में कुछ इम्पोर्टेंट हम कंटेंट तैयार किए हैं। हालांकि इस जो सिनॉप्सिस है उसमें मैंने पूरा कंटेंट को कवर किया है और इस कंटेंट के साथ ही मैं आपको बताऊंगा कि इसी टॉपिक से ही आपको ज़्यादातर तैयारी करनी होगी। तो इनका शॉर्ट नोट बना करके आप तैयारी करिए, अगर ज़रूरत पड़े तो हम आपको बुक्स भी सजेस्ट कर देंगे। तो चलिए देखते हैं इतिहास एक परिचय, और इसके अंतर्गत हम पूरा इतिहास का एक सिनॉप्सिस तैयार किए हैं जो एक एक करके बताता हूं मैं आपको। तो सबसे पहले इतिहास में हम पढ़ते हैं प्रागैतिहासिक काल को। तो प्रागैतिहासिक काल की शुरुआत अज्ञात काल से होती है ना, जब से मनुष्य की उत्पत्ति हुई है तब से। तो हम प्रागैतिहासिक काल या इसी को हम स्टोन एज भी कहते हैं, स्टोन एज भी कहते हैं। और इस एज को हम 3 काल में बांट के पढ़ते हैं। एक तो होता है हमारा पूरा पाषाण काल जिसे हम 9000 ईसा पूर्व तक पढ़ते हैं। उसके बाद दूसरा होता है हमारा मध्य पाषाण काल जो 9000 से लेकर के 4000 ईसा पूर्व तक का है। देखिए अब ये जो सन है ना वो अलग अलग किताब में अलग अलग रहता है। जैसे कि यार आपको जो बुक है ऑथेंटिक बुक है उसमें आपको हो सकता है ये अलग है, तो इसके ईयर के ऊपर उतना ज़्यादा फोकस नहीं करना है। बस हमको ध्यान रखना है पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल, तो हमको ये चीज़ पढ़ना होगा। तो ये लगभग 2500 ईसा पूर्व तक हम इसको लेके चलेंगे और उसके बाद 2500 ईसा पूर्व के बाद आ जाएगा हमारा आद्य ऐतिहासिक काल। देखो ये सबसे लंबा पीरियड है ना और इसकी एक क्लास काफ़ी है आपके लिए, ठीक है। तो दूसरा आता है हमारा आद्य ऐतिहासिक काल जिसके अंतर्गत इंडस वैली सिविलाइजेशन को रखते हैं, जिसमें हम 2500 ईसा पूर्व से लेकर के 1500 ईसा पूर्व तक के इतिहास हमको यहाँ पर पढ़ना है। तो ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उसके बाद आता है वैदिक सभ्यता जिसके अंतर्गत हमको इसके पुरातात्विक साक्ष्य तो नहीं मिलते लेकिन रिटर्न साक्ष्य मिलते हैं जो 4 वेद है उनसे मिलते हैं। तो 1500 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व के काल को हम वैदिक सभ्यता कहते हैं और इसे क्रमतः ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल में हम बांट सकते हैं। ऋग्वैदिक काल का जो समय होता है 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक, जबकि उत्तर वैदिक काल का समय हमारा 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक का काल माना जाता है। तो हमको इसी क्रम में अपने हिस्ट्री को पढ़ना है। आगे है हमारा ऐतिहासिक काल जिसके अंतर्गत हम 3 काल रखेंगे, प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत। तो प्राचीन भारत के अंतर्गत हम 600 ईसा पूर्व, क्योंकि देखिए 600 ईसा पूर्व में खत्म किए थे, तो 600 ईसा पूर्व से लेकर के 712 ईस्वी तक का हमको इतिहास पढ़ना है ना। ईसा पूर्व से लेकर 712 ईस्वी तक बोल रहा हूँ, मतलब आप समझ लो 600 इधर हो गया और यहाँ पर हो गया 712, तो लगभग आपका कितना हो गया 1312 साल का इतिहास हमको प्राचीन भारत के अंतर्गत पढ़ना है। और इसमें सबसे पहले हम देखेंगे महाजनपद काल कि कैसे 16 महाजनपदों की उत्पत्ति हुई और उसमें जो सबसे शक्तिशाली था वो था हमारा मगध। तो हम यहाँ पर मगध का उत्कर्ष, ये मेन आपको पढ़ना है, मगध का उत्कर्ष ये आपका मेन टॉपिक होगा। उसके बाद मौर्य साम्राज्य पढ़ना है 322 ईसा पूर्व से लेकर के 184 ईसा पूर्व तक, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और मौर्यों के बाद शुंग, कण्व और सातवाहन, तो इसमें हमारा शुंग और सातवाहन काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और इसके बाद हमारा विदेशी शासक आ जाते हैं, है ना, इंडो ग्रीक, ये सब कुषाण, ये सब चीज़। तो हमको इसमें मेन जो सबसे मेन है वो है कुषाण काल, ठीक है। इसका एकदम सन के पीछे आपको नहीं भागना है। और इसके बाद जो आता है हमारा शुंग सातवाहन के बाद वो है गुप्त साम्राज्य, गुप्त काल। हालांकि सातवाहन और गुप्त, ठीक है, सातवाहन के बाद हम क्या करेंगे, या ये जो मौर्यों के बाद हम इसको ले सकते हैं मौर्योत्तर, ये दोनों काल कहलाता है हमारा मौर्योत्तर काल। तो मौर्योत्तर काल के बाद सबसे बड़ा जो साम्राज्य होगा गुप्त साम्राज्य, और इसी के साथ साथ हमको वाकाटक काल भी देख लेना है जो कि हमारा दक्षिण भारत में चलेगा। तो वाकाटक वंश, थोड़ा सा हमको वाकाटक वंश भी यहाँ पर करना रहेगा। तो गुप्त और वाकाटक, और गुप्तों के बाद जो सबसे शक्तिशाली शासक रहा हिंदुओं में वो था हर्षवर्धन। तो हर्षवर्धन का इतिहास 606 से 647 तक, और गुप्त साम्राज्य का 319 से लेकर 550 ईस्वी तक। तो प्राचीन भारत के अंतर्गत हमने क्या सीखा, 600 ईसा पूर्व से 712 ईस्वी तक। एक बार फिर से मैं बता दूं, सबसे पहले हम मगध का उत्कर्ष देखेंगे, महाजनपद काल देखेंगे, उसके बाद मौर्य साम्राज्य देखेंगे, मौर्यों के बाद फिर
मेन हमारा शुंग, सातवाहन और कुषाण है। हालांकि बहुत सारे विदेशी शासक थे, इंडो ग्रीक था, है ना, ये सब चीज़ था हमारा। इंडो ग्रीक है, हमारा पल्लव है, ये सब, लेकिन उसमें सबसे इम्पोर्टेंट है वो है कुषाण। इसलिए मैं बोल रहा हूँ ना, वो पूरा टॉपिक हम कवर ना करके हम मेन मेन को कवर करेंगे, है ना, क्योंकि इतना ज़्यादा इतिहास है, इतना था है कि हम क्या पूछें। तो जब भी आपको इतिहास में आपको शॉर्ट में पढ़ना हो तो देखो, बहुत ज़्यादा शॉर्ट तो नहीं कर सकते, लेकिन कम से कम ये जो टॉपिक है लगभग आपके सिलेबस का 80% पार्ट को कवर कर देगा। तो आप इतने टॉपिक को आप पढ़ के जरूर जाइए, क्योंकि क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी यहाँ से ज़्यादा है। क्योंकि मैं पिछले 2012 से लेकर के 2025, है ना, इसका जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है हमारा, इसके बेस पे आपको बता रहा हूँ। अब इसके बेस पे बता रहा हूँ का मतलब पूरा चीज़ को लपेट नहीं दिया हूँ भाई, उसमें जो इम्पोर्टेंट है, कुछ इधर उधर से भी क्वेश्चन आए उसको हटा करके मैं अपना एक समग्र एनालिसिस बनाया हूँ, जिससे मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम इसको पढ़ें तो हम 80% एफिशिएंस हो सकते हैं। देखिए 100% के पीछे कभी मत भागना। मैं पहले ही मेरी अपने फर्स्ट एक क्लास निकाला था आफ्टर एग्जाम आपके प्रीलिम्स के, जिसमें सेकंड में बताया था कि यार 50% मतलब 100 नंबर आपका कट ऑफ जाएगा। देखो कट ऑफ आपका कितना गया, 99.99। यार सरस्वती बैठी है जुबान पे, देखो भाई 99.99 गया और मैं बोला था 100। तो जो सरल प्रश्न होते हैं ना, उसी से कट ऑफ रेडी होता है, ठीक है, सरल प्रश्न से। तो आपको सरल प्रश्न किसी भी सूरत में गलत नहीं होना चाहिए। तो बस वही हमारी स्ट्रेटजी है कि कम से कम इतना तो हमसे बनना ही चाहिए। तो सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, महाजनपद काल। उसके बाद क्या पढ़ेंगे, महाजनपद काल में सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा होगा, मगध। उसके बाद मौर्य, मौर्य राज है ना, चंद्रगुप्त मौर्य है, बिंदुसार है, अशोक है, इनके बारे में पढ़ना है। शुंग, सातवाहन पढ़ना है। और विदेशी शासक में हमको कुषाण काल काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हमारा गुप्त साम्राज्य काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद फिर हम हर्षवर्धन का समय को देखेंगे, जो कि पुष्यभूति वंश के थे। अब आती है बात मध्यकालीन भारत की, जो कि 712 ईस्वी से लेकर के 1707 में औरंगजेब का डिक्लाइन हो जाता है भाई, तब तक को हम मध्यकालीन भारत कहते हैं। तो इसे हम दो क्रम में बांट सकते हैं, पूर्व मध्यकाल और उत्तर मध्यकाल। पूर्व मध्यकाल के अंतर्गत 8वीं से लेकर के 12वीं शताब्दी तक रखेंगे, मतलब दिल्ली सल्तनत की स्थापना से पूर्व के काल को। तो इस समय हमारा, ठीक है, वो भी जो मुस्लिमों का आक्रमण स्टार्ट हो जाता है 712 में। तो उसके बाद हमको 3-4 राजवंश विशेष देखना है। एक तो हमारा होता है राजपूत राज्य, दूसरा होता है पाल वंश बंगाल का, और ये राष्ट्रकूट वंश और चोल वंश। ये 4 शासक बहुत इंपॉर्टेंट है। इस समय में बहुत सारे राजा हुए हैं भाई, उसमें से मैं केवल 4 को आपको विशेष रूप से पढ़ने के लिए बोल रहा हूँ, क्योंकि क्वेश्चन आपके बनने की संभावना सबसे ज़्यादा यही रहती है। यहाँ पर इतने सारे शासक हैं ना, पूछो मत, बहुत सारे हैं। लेकिन यार देखो, सबको नहीं किया जा सकता ना, तो कम से कम आप इन टॉपिक को कवर कर लेना, इतने राजा को देख लेना आप लोग, है ना। उसके बाद उत्तर मध्यकाल में 12वीं से लेकर के 18वीं शताब्दी तक, तो इसमें सभी चीज़ आ जाएगा। एक तो दिल्ली सल्तनत पूरा हमको देखना पड़ेगा, और दिल्ली सल्तनत के बाद क्या आ जाएगा हमारा, मुगल साम्राज्य। और इसी दिल्ली सल्तनत के पैरेलल हमारा क्या चलता है, विजयनगर और बहमनी किंगडम चलता है। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारा विजयनगर और बहमनी किंगडम। तो इतना तो हमको यहाँ पर करना ही होगा, इसमें कुछ शार्ट नहीं कर सकते हम। अगला चीज़ आता है हमारा आधुनिक भारत, जो कि 1707 से लेकर के 1947 ईस्वी तक हम यहाँ पर करेंगे, जिसके अंतर्गत हम ब्रिटिश शासन की स्थापना किस प्रकार हुई है, और ये ब्रिटिश शासन की नीतियों के पश्चात हम भारत में जो सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन हुए, बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको किसी भी सूरत में मत छोड़ना। इसके अंतर्गत हमारा आर्य समाज, ब्रह्म समाज, ये सब चीज़ को यहाँ पर पढ़ते हैं। और उसके बाद स्वतंत्रता संग्राम, ठीक है, जो गांधीवादी होगा, कांग्रेस के दिन होगा, नरम दल, गरम दल, क्रांतिकारी, और हमारा गांधी जी के दिन। तो इसको मैं 3 बेसिक पॉइंट में बांटा हूँ, ब्रिटिश शासन, सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन और स्वतंत्रता संग्राम। चलो इसके टॉपिक देख लेते हैं अब। तो आधुनिक भारत के अंतर्गत जो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट होता है पहला वाला, वो है यूरोपीय कंपनियों का आगमन, जिसमें हमारा पुर्तगाली, डच, अंग्रेज और फ्रांसीसी, ये इनका आगमन हमको विशेष रूप से करना है। इनके आगमन से क्या प्रभाव पड़ा, किस प्रकार अंग्रेज अपनी साम्राज्य की स्थापना करते हैं, ये सारा चीज इसके अंतर्गत पढ़ना है। तो यूरोपियन कंपनी के आगमन के अंतर्गत इस 4 को बहुत अच्छे से करना। और उसके बाद मुगल साम्राज्य का विघटन भी हमको करना है, और जैसे ही मुगल साम्राज्य का विघटन होता है तो क्षेत्रीय राजवंशों की उत्पत्ति हो जाती है, जैसे बंगाल, ठीक है, बंगाल में आप पढ़ेंगे प्लासी का बैटल, बक्सर का बैटल, ये सब चीज़। बंगाल के बाद होता है हमारा अवध, हैदराबाद और कर्नाटक। ये 4 राज्य
विशेष रूप से फोकस हमको करना है। हालांकि मराठों की उत्पत्ति भी इस समय हो जाती है। तो बंगाल, अवध, हैदराबाद और कर्नाटक, तो मराठा तो औरंगजेब से पैरेलल है भाई, तो ये 4 हमको करना ही करना है, ठीक है। इसके बाद हमारा देखो क्या करना है, अंग्रेजों की भारत में विजय। तो सबसे इंपॉर्टेंट है हमारा कर्नाटक युद्ध, यहाँ से क्वेश्चन आता है। उसके बाद बंगाल के 2 युद्ध, प्लासी और बक्सर, ये बहुत अच्छे से करना है। और मैसूर के साथ हमारा 4 बार हुआ है युद्ध, है ना, एक प्रथम आंग्ल, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध। उसके बाद मराठा संघ का अंत भी करना है और इसी में 3 मराठा युद्ध करना है, 3 आंग्ल मराठा युद्ध और पंजाब का अधिग्रहण। ये इस प्रकार फिर अंग्रेज पूरे भारत में अपने साम्राज्य की स्थापना कर लेते हैं। तो कम से कम ये मेन कंटेंट आपको करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो देखोगे तो आपका कर्नाटक युद्ध से क्वेश्चन आ ही जाता है, प्लासी बक्सर है, मैसूर मराठा संघ है, पंजाब का अंत किस प्रकार हुआ, तो ये करना ही पड़ेगा आपको। और उसके बाद आता है हमारा चौथा, दास्ता का बंधन। दास्ता क्यों? अंग्रेजों ने हमारे ऊपर जो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक नीतियां लगाई, उससे कुल मिलाकर के जनता का शोषण ही तो हुआ है ना। तो हमको इस सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक शोषण को हमको पढ़ना है, किस तरह से हमारे ऊपर पॉलिटिकल कंट्रोल भी इन लोग किए हैं, उसको देखना है हमको। उसके बाद इन सब का परिणाम क्या हुआ भाई, भारतीय प्रतिक्रिया, तो 1857 का विद्रोह, तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ब्रिटिश जो इकोनॉमिक पॉलिसी है वो हमको पढ़ना है। उसके बाद 1957 का रिवोल्ट हमको पढ़ना है यहाँ पर। उसके बाद देखिए, उसके बाद हमारा राष्ट्रवाद का विकास हो जाता है, जिसमें सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन की बड़ी भूमिका होती है, राजनीतिक संस्थाओं की स्थापना होती है और अंततः हमारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना होती है। तो शुरुआती जो आंदोलन होता है वो नरम दल के अंतर्गत चलता है भाई, कांग्रेस के आंदोलन, जिसे हम नरम दल और गरम दल के अंतर्गत बांट सकते हैं। इसके बाद हमको लास्ट जो रहेगा हमारा स्वतंत्रता संग्राम पढ़ना है, और स्वतंत्रता संग्राम को हम 3 कंटेंट में डिलीवर करेंगे। एक तो हुआ कांग्रेस के अंतर्गत, जिसको हम क्या बोलते हैं, नरम दल, और दूसरा क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पर, गरम दल, ठीक है। और उसके बाद क्रांतिकारी आंदोलन, जो कि विदेशों में भी चला है, भारत में भी चला है, सुभाष चंद्र बोस जी का विशेष योगदान इसमें हमको करना है। और उसके बाद फिर तीसरा होता है हमारा गांधी जी के आंदोलन, ठीक है। तो इसके बाद फिर हमको 1947 में क्या मिलती है, अंततः आज़ादी मिलती है। तो ये मेन कंटेंट है जिसके अंतर्गत आपको आपके हिस्ट्री को कवर करना है। हालांकि ये जो टॉपिक देखोगे काफ़ी लंबा है, तो मतलब मैं आपको एक सिनॉप्सिस बताया हूँ कि यार चीज़ों को कैसे कवर करना है करके। बाकी तो आप इसका डिटेल पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, तो ठीक है। इसके अंतर्गत आप एक बुक पढ़ सकते हैं, अगर आप चाहो तो मैं एक बुक सजेस्ट कर देता हूँ आपको। एक बरनमाल करके एक बुक आती है ना, बरनमाल, ठीक है, बरनमाल पब्लिकेशन की एक बुक आती है, वो गाइड है ये, बरनमाल पब्लिकेशन की बुक आएगी। हमारा तो हिंदी भी गड़बड़, पब्लिकेशन की बुक आती है, ये पढ़ सकते हो। बाकी मैं हमेशा से कहता हूँ कि एनसीईआरटी एक बार पढ़ना आपको चाहिए, ठीक। बाकी इस बुक से आप काम चला सकते हो। ये गाइड है, कोई बहुत ऑथेंटिक बुक नहीं है, बट इसको एनसीईआरटी के थ्रू ही लिखा गया है, तो एनसीईआरटी का पूरा निचोड़ आपको इस बुक में मिलेगा। तो आप एक बार इस बुक को पढ़ सकते हैं, आपका काफ़ी ज़्यादा कमांड बन जाएगा। हालांकि ये थ्योरी फॉर्म में है, पॉइंट वाइज है, तो आपको हो सकता है थोड़ा सा दिक्कत आए। बाकी आप एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए इसका आप यूज़ कर सकते हैं। और पूरा किताब भी नहीं पढ़ना है, आपको सेलेक्टिव टॉपिक को पढ़ने की कोशिश करना, क्योंकि हमको जितनी ज़्यादा बार रिवीजन करेंगे ना, तभी हमको याद होता है, ठीक है। तो ये हुआ हमारा सबसे टफ सब्जेक्ट हिस्ट्री, जिसके मेन कंटेंट को मैं बताने की कोशिश किया हूँ। हालांकि अगली बार लेके कुछ और नया चीज़ लेके आएंगे, ठीक है, कि कैसे हमको पढ़ाई करना है करके। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।